Hello, my dear students, dear learner, how are you? I hope you are doing well. Today, we are going to learn and discuss about the poem A Dust of Snow, composed by a Robert Frost, the most beautiful poem as I know. रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में जानते हैं पहले। रॉबर्ट फ्रॉस्ट is an American poet who has composed his poems on rural life, and he has tried to express the human emotions and nature through his works and writings. अपने पोएम के माध्यम से यह जो है ह्यूमन इमोशंस एंड नेचर को दर्शाने की कोशिश की गई है। पोएट का एक बिलीफ है, एक मानना है कि एवरी एस्पेक्ट्स एंड एलिमेंट्स ऑफ नेचर इज ब्यूटीफुल। ये कहते हैं कि प्रकृति में हर चीज, हर एलिमेंट का अपना एक खास महत्व है, उसका अपना खास स्थान है और वो अपने आप में खूबसूरत है। इसी चीज़ को लेते हुए रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये पोएम लिखते हैं ए डस्ट ऑफ स्नो, और इस पोएम में ये बताया गया है, इसमें कुछ ऐसे सिंबॉलिक मीनिंग दिए गए हैं जिस सिंबॉलिक मीनिंग को पढ़कर हम ये समझेंगे कि हर वो चीज़ जो प्रकृति में है वो खूबसूरत है। एवरीथिंग इन द नेचर इज ब्यूटीफुल। लेट्स रीड द पोएम फर्स्ट। द वे ए क्रो shook down on me the dust of snow from hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. Let's try to understand and explain it line by line. इसे आइए हम लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करते हैं। पहला लाइन दिया हुआ है द वे ए क्रो। इस लाइन में द वे ए क्रो का मतलब ये होता है कि द एक्शन ऑफ ए क्रो, क्रो की एक्शन को दिखाया गया है, उसके द्वारा की गई मूवमेंट को दिखाया गया है। और क्रो को यहाँ एक सिंबॉलिक मीनिंग दिया गया है। इसका मतलब ये होता है डार्क, बैड ओमेन। क्रो को एक डार्कनेस, एक नेगेटिव तौर पे लिया गया है, अपशगुन माना गया है इसको, बैड ओमेन माना गया है इसको। सेकेंड, shook down on me, it means the crow causes or began the region of snow falling on the speaker, perhaps by shaking the branch. क्रो जैसे ही आता है पेड़ पे बैठता है, ब्रांच पे बैठता है पेड़ के, वहाँ से स्नोफॉल होता है, और जो चीज़ फॉल होती है, जो गिर रहा होता है, जो झड़ रहा होता है पेड़ से, उसको कहा गया है द डस्ट ऑफ स्नो। द फॉलिंग स्नो इज डिस्क्राइब्ड एज अ डस्ट। जो स्नो फॉल हो रहा है उसे डस्ट कहा गया है। और ये डस्ट क्या कर रहा है? द डस्ट सजेस्टिंग लाइट एंड डेलिकेट। यह डस्ट जो है ऑथर को बहुत ही लाइट फील करवा रहा है, बहुत ही डेलिकेट फील करवा रहा है। ही इंटरटेन्स द फॉलिंग ऑफ स्नो, ही इंजॉयज द फॉलिंग ऑफ डस्ट फ्रॉम द ब्रांचेस of a tree called hemlock tree, called hemlock tree। कहाँ से गिर रहा है ये हेमलॉक ट्री से गिर रहा है। हेमलॉक ट्री जो स्नोफॉल हो रहा है वो हेमलॉक ट्री से गिर रहा है, और हेमलॉक ट्री को यहाँ पे कहा गया है पॉइजनस ट्री। हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री है। इट इज़ द रीजन ऑफ पॉइजन एंड डेथ। हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री है, एक पॉइजन का कारण बनता है, एक डेथ का कारण बनता है। पॉइजन के टच में जाएंगे तो आप कल्पना कर सकते हैं क्या हो सकता है।
इसलिए इसे पॉइजनस ट्री कहा गया है, हेमलॉक ट्री को। हैज़ गिवन माई हार्ट, और ये जो स्नो फॉलिंग हो रहा है हेमलॉक ट्री से, ये छोटा सा इवेंट जो है स्पीकर को इमोशनली, मेंटली प्रभाव करता है, प्रभाव डालता है। द स्पीकर हैज़ बीन इमोशनली एंड मेंटली अफेक्टेड विद द स्नो फॉलिंग फ्रॉम द हेमलॉक ट्री ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ क्रो। A change of mood. This snow falling brought out the transformation in the mood of author and shaped some part of a day ahead route. और स्पीकर के मूड को जब स्पीकर का मूड चेंज हो जाता है तो जो बचा हुआ दिन है वो अच्छे से गुजरता है, जो बचा हुआ वक्त है वो अच्छे से गुजरता है, ऐसा स्पीकर का मानना है, ऑथर का मानना है। कहते हैं लास्ट स्लाइड में ये कहते हैं, द स्पीकर हैड प्रीवियसली रिग्रेटेड द डे बट द स्मॉल एक्ट ऑफ नेचर चेंजेस दैट। स्पीकर पहले से निराश थे, शायद इस पोएम को पढ़ के लगता है कि स्पीकर पहले से निराश थे, ग्लूमी थे, वो डिजेक्टेड थे, वो ही वॉज वेरी सैड, बहुत ही दुखित थे वो। और जैसे ही वो पेड़ के नीचे आके बैठते हैं और कुछ मूवमेंट होता है पेड़ में क्रो की वजह से और स्नोफॉल होता है, उनका दिमाग, उनका जो मन होता है, उनका जो हार्ट होता है वो चेंज हो जाता है फ्रॉम बैड टू गुड, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। इस प्रकार से जो बचा हुआ दिन होता है वो अच्छे से गुजरता है, ऐसा पोएट का मानना है। इसमें कुछ लिटरेरी डिवाइस का प्रयोग किया गया है। उससे पहले हम इसके सिंबॉलिक मीनिंग को समझेंगे। सिंबॉलिक मीनिंग देखिए, क्रो एंड हेमलॉक ट्री जो है सिंबलाइज करता है। क्रो और हेमलॉक ट्री इज द सिंबॉलिक मीनिंग ऑफ डार्क एंड नेगेटिव एलिमेंट्स। क्रो जो कि ब्लैक कलर है वो हमेशा एक डार्क को सिंबलाइज करता है, नेगेटिव एलिमेंट्स को सिंबलाइज करता है, बैड ओमेन को सिंबलाइज करता है, अपशगुन माना जाता है, इसको जहरीले चीज़ को अपशगुन माना जाता है। ऐसे कई पेड़ पौधे हैं जो लोग अपने द्वार पे लगाना नहीं चाहते हैं, उसे अपशगुन मानते हैं लगाने से। क्रो को लोग भी जो है गलत तरीके से मानते हैं, लोगों का ये डिसबिलीव है, परसेप्शन है कि these all are the symbolic meaning of dark and negative elements, bad aspects. लिटरेरी डिवाइस को हम समझते हैं। इसमें इमेजरी, सबसे पहले इमेजरी का प्रयोग किया गया है। डस्ट ऑफ स्नो, क्रो, ऑथर का आना, पेड़ के नीचे बैठना, उसके बाद एक क्रो आना, पेड़ के ऊपर उसको बैठना, पेड़ से कुछ मूवमेंट होना, उस ट्री से जो है स्नोफॉल होना, इस सब के सब क्या है कि इमेजिनेशन, एक आपके दिमाग में एक मूवी चल रही होगी, इमेजरी है, जो आपके दिमाग में एक पिक्चर, मेंटल पिक्चर क्रिएट होता है, उसे बोलते हैं इमेजरी। इसमें आयरनी दिया गया है। आयरनी ये है कि क्रो एंड हेमलॉक ट्री जब डार्क एलिमेंट को सिंबलाइज करते हैं और ये डार्क एलिमेंट पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आता है इन द मूड ऑफ ऑथर, ऑथर के मूड में ये पॉजिटिव चेंजेस लेकर आता है। तो एलिमेंट्स नेगेटिव हैं मगर ये पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आता है, इसे बोलते हैं आयरनी, अर्थात अपोजिट ऑफ व्हाट यू सेड, जो चीज़ कही गई हो उसका जस्ट उल्टा होना। मेटाफोर, मेटाफोर क्या होता है? इट्स ए डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स। द डस्ट ऑफ स्नो, स्नो को यहाँ डस्ट से कंपेयर किया गया है और ये मेटाफोर है।
अलिट्रेशन का मतलब होता है एक सेंटेंस में यदि वर्ड्स में दिए गए पहला लेटर बार बार हर वर्ड में रिपीट होता है, उसे बोलते हैं क्या, अलिट्रेशन। जैसे यहाँ पे हैज़ में एच और हार्ट में एच, ये रिपीट हुआ है, इसे बोलते हैं अलिट्रेशन। एजोनेंस में क्या होता है, एक वाक्य में, एक सेंटेंस में यदि सेंटेंस के बीच में, मिडिल में या फिर एंड में वावल साउंड रिपीट होता है, उसे बोलते हैं क्या, एजोनेंस। जैसे कि यहाँ पे सुक में ओ, डाउन में ओ, ये क्या है, एजोनेंस। इंजाबमेंट में क्या होता है, बिना पंक्चुएशन के प्रयोग किए गए यदि सेंटेंस कंटिन्यू चल रहा है तो उसे बोलते हैं क्या, इंजाबमेंट। इस पूरे पोयम में आप देखेंगे कोई पंक्चुएशन का प्रयोग नहीं किया गया है और ये लगातार कंटिन्यू है, इसलिए ये इंजाबमेंट कहलाएगा। आइए जानते हैं इसके समरी और फिगरेटिव मीनिंग। बहुत ही खूबसूरत मीनिंग है इसका फिगरेटिव। This poem suggests that even small and seemingly insignificant events can have profound impact on our mood and perception. इंसान के जीवन में छोटी सी घटना भी, छोटा सा इवेंट, इंसिडेंट बहुत ही बड़ा प्रभाव डाल सकता है आपके जीवन में। A small event can have a deep impact on our life. This also highlights the power of nature to bring about the changes and possibilities of finding hope in unexpected places. ये भी दिखाता है कि नेचर में इतना सामर्थ्य है कि एक इंसान के जीवन में परिवर्तन ला सके। जो हम उम्मीद नहीं करते हैं उस उम्मीद से वो चीज़ परे हो जाता है ड्यू टू द नेचर। नेचर हैज़ पावर to bring about the transformation in the life of human beings and the life of all creature. This also suggests that every aspects and elements of nature is beautiful. प्रकृति का हर वो चीज़ जो इसमें समावेश है, प्रकृति में, नेचर में, उसका अपना स्थान है, अपना महत्व है और वो खूबसूरत है, ब्यूटीफुल है। ऐसा ऑथर का ये मानना है इस डस्ट ऑफ स्नो के थ्रू ये कहना चाहते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे एक इमेज का प्रयोग किया हुआ है। आई हैव यूज्ड योर इमेज। यहाँ पे एक हेमलॉक ट्री बनाया गया है और यहाँ पे ऑथर कहीं से आते हैं, शायद वो निराश हैं, कहीं वो निराश हैं और वो आके पेड़ के नीचे, उस ट्री के नीचे बैठते हैं, उस हेमलॉक ट्री के नीचे बैठते हैं। उसके बाद एक क्रो आता है और क्रो आके जो है ट्री के ऊपर बैठ जाता है। ट्री पे स्नो लगा हुआ है और जैसे वो क्रो बैठता है कुछ मूवमेंट होता है और स्नोफॉल लगता होने फ्रॉस्ट के ऊपर, ऑथर के ऊपर वो गिरता है और उससे ऑथर बहुत ही लाइट फील करते हैं, बहुत ही डेलिकेट फील करते हैं, बहुत ही उस चीज़ को एंटरटेन करते हैं। एक्सट्रीमली ही एंजॉयज इट एंड फील्स बेटर than before. I hope ये फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई ए डस्ट ऑफ स्नो जो मैंने आज आपको बताने की कोशिश किया हुआ है, जो मैंने इसकी फिगरेटिव मीनिंग को मैंने एक्सप्रेस करने की प्रयास किया है, कि आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ like and share this video and also comment your views. Thank you so much.